सतनाम, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मानवता चैनल में आज का खास जो विषय है, या हम जो कहें एपिसोड जो चला रहे हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में, उसकी भाग 2 पर नागरिकता, भारत की नागरिकता पर आज का हमारा जो विषय है। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े मेहमान हैं श्यामलाल भार्गव साहब, बहुत बहुत स्वागत है भार्गव साहब। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। ये लाइव मीटिंग को टच करना है कि गो इट मीटिंग की? रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, उन सबका हम स्वागत करेंगे। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले प्रथम वक्ता के रूप में हमारे जो खास मेहमान हैं श्यामलाल भार्गव साहब, उनसे चाहूंगा कि भारत संविधान में जो मुख्य बिंदु है, जो भारतीय नागरिकता, भारत की जो नागरिकता के संदर्भ में उस विषय पर हम बात करेंगे। मेघरा जी, आप अपनी आवाज को म्यूट करें, आपकी आवाज आ रही है मेघरा जी। मैं श्यामलाल भार्गव जी से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी वक्तव्य और या विचार आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखें। भाई साहब, मानवता चैनल पर स्वागत है आपका। हाँ, ओके सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में यूट्यूब के हमारे ओनर सम्माननीय मेघराज सिंह साहब, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय जगदीश कुर्रे साहब, और हमारे साथ में जुड़े हुए आदरणीय राजेंद्र बंजारे साहब, आप सभी को जय भीम। आज का जो विषय है नागरिकता, ये विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, संविधान का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। संविधान सभा में जब ये नागरिकता पर आर्टिकल लिखा जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नागरिकता विषय पर जितना मुझे सिर दर्द हुआ है, उतना ज्यादा किसी और विषय पे नहीं हुआ। जी। और अनेकों बार बाबा साहब ने इस ड्राफ्ट को बनाया, कई बार फाड़ा, कई बार बनाया, तो सबसे ज्यादा मेहनत नागरिकता पर बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा। नागरिकता को समझने के लिए कुछ पुराने इतिहास को जानना जरूरी है। मैं संक्षेप में कुछ पुराने इतिहास देश की जनता को बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में नागरिक जैसा कोई शब्द नहीं हुआ करता था। उस जमाने में राजा होता था और प्रजा होता था। जी। राजा राज्य करते थे और प्रजा राज्य की सेवा करते थे। प्रजा को किसी प्रकार के नागरिक अधिकार नहीं होता था, और राजा इतना चालाक होता था उस जमाने में, प्रजा के अधिकारों को खत्म करने के लिए या प्रजा को गुलाम बनाने के लिए जो धार्मिक कानून है, उसके हिसाब से डिसीजन लेता था, फैसला लेता था। और धार्मिक कानून ऐसा बनाया गया था उस जमाने में कि प्रजा संगठित ना हो जाए, इसलिए प्रजा को अनेक जातियों में बांटा गया था। आज के तारीख में 6,743 जातियों में देश की प्रजा बटा हुआ है। आज तो हम नागरिक कहते हैं, उस जमाने में प्रजा कहा जाता था। प्रजा को किसी प्रकार की कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। प्रजा को किसी प्रकार के शासन और प्रशासन में
भागीदारी का अधिकार नहीं था। कोई भी विषय पर वो राजा के को सलाह नहीं दे सकते थे। जो कुछ भी करना है धार्मिक कानून और राजा का चलता था। उसके इर्द गिर्द जो है ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का मेला लगा रहता था, वो मंत्रिमंडल में होते थे और वही जो है देश की प्रजा को जिधर चाहे उधर हाँकते हकालते रहते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर के समय आया तो उस समय अंग्रेज आ चुके थे इस देश के अंदर में। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब पढ़ करके भारत में आए तो उस समय 1919 में साउथ बरो कमेटी करके कमीशन अंग्रेजों ने हमारे देश में भेजा था। भारत के संवैधानिक और आर्थिक सुधार कैसे किया जाए इस विषय की जानकारी लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका से जब पढ़ करके आए 1919 में और साउथ बरो कमेटी के सामने उन्होंने हमारे लोगों के लिए, जो जनता जिसको उस जमाने में कहा जाता था, जिनको नागरिकता का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखित में साउथ बरो कमेटी के सामने में साक्ष्य रखा और उस साक्ष्य में उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर में दो ही वर्ग के लोग रहते हैं। एक होता है शोषक और एक है शोषित। जो शोषक जाति है वो राजा रजवाड़ा है और शोषित जाति उनके गुलाम हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिखित साक्ष्य में साउथ बरो कमेटी के सामने रखा। फिर उन्होंने डिमांड किया कि जो शोषित वर्ग हैं, जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिनको किसी भी प्रकार के नागरिकता का अधिकार नहीं है, वो गुलामों की तरह जिंदगी जीते हैं, जानवरों की तरह जिंदगी जीते हैं, ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को नौकरी चौकरी में, शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जाए, यानी उनको नागरिकता का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा। यानी जो 6,743 जातियों में जो समाज बटा हुआ था, ब्राह्मणों ने अपने चालाकी से जातियों को तोड़ करके बांट करके रखा था। ऐसे समाज को दो वर्गों में ही उन्होंने बांटा बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक सवर्ण और एक अवर्ण। जब ये बात पता चला उस समय के सवर्णों को, तो उनको उनका पेट में दर्द होना शुरू हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के मंशा को समझ करके फिर उन्होंने उसी समय ये प्लानिंग किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा है, जो साउथ बरो कमेटी के सामने उन्होंने आवेदन दिया है, और साउथ बरो कमेटी तो इसको मानेगा जरूर, क्योंकि वो संतत्व प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोकतंत्र लाना चाहते हैं पूरे विश्व में। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को काउंटर करना है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। ये सोच समझ करके उस जमाने में सवर्णों ने आरएसएस जैसे संगठन बनाने का प्लानिंग किया और इस प्रकार से फिर से लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को असंगठित करने के लिए ये प्लानिंग करके 1919 में उन्होंने प्लानिंग किया और 1925 में आरएसएस का स्थापना कर दिया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर में आरएसएस का बोलबाला चल रहा है। जो नागरिकों के अधिकार मिला था वो लोगों को अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पुनः उसी रजैसी शासन की ओर, राजशाही की ओर देश फिर से जा रहा है। तो ये इतिहास, मतलब जो नागरिकता के जो अधिकार है, ये सबसे बड़ा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर 1919 से लेकर के
1935 तक नागरिकता के अधिकार के लिए अपना जीवन दिया। जीवन भर वो लड़ते रहे। 1919 से लेकर के 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 वोट का अधिकार लाया था। हमारे लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी मिलना चाहिए इसलिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। सवर्णों ने उसको भी खत्म कर दिया। 1 वोट का अधिकार मिला, उसके बदले में कुछ रिजर्वेशन जो जनरलशिप में हम लोगों को मिला, सामान्य जिसमें जो स्पेशल जो 2 वोट का अधिकार मिला था वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हजारों साल के बाद में ये नागरिकता शब्द आया है और नागरिकों को हमारे बुजुर्गों के संघर्षों के कारण ये अधिकार मिला जो आज हमारे पास में है। नागरिकता के लिए, नागरिकता में आज के तारीख में समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बंधुता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो है आवाज उठाने का अधिकार है, अपने स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति को रखने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उस जमाने में नहीं होता था। इतना बड़ा अधिकार जो है नागरिकता का अधिकार होता है और इन्हीं अधिकारों को पा करके जनता जो है आगे बढ़ता है और देश को आगे बढ़ाता है। ये इतना बड़ा अधिकार है। ये तो इतिहास हुए। अब मैं आता हूं भाग 2 पर, जो नागरिकता, भारत के संविधान की नागरिकता की भाग 2 आर्टिकल 5 से शुरू होता है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने संघ पर चर्चा किया था। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, हालांकि कुछ बातें उसमें छूट गई थी, लेकिन फिर भी किसी और दूसरे समय में जब टाइम मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आज जो है 4 तक की बात संघ और उसके राज्य से क्षेत्र में आते हैं, आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 5 से नागरिकता की शुरुआत होती है और आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता के लिए प्रबंध करते हैं, उपबंध करते हैं। नागरिकता से संबंधित कौन देश के नागरिक होगा और कौन देश के नागरिक नहीं होगा, इस विषय पर। पूरे विश्व में नागरिकता के लिए 2 प्रकार की थ्योरी हैं। एक थ्योरी होती है लिबरल थ्योरी, जिसको कहते हैं जन्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देना, और एक थ्योरी होता है रेशियल, जो वंश परंपरा के आधार पर लोगों को नागरिकता देना। जैसे अमेरिका को आप देखेंगे, अमेरिका में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो वहां के नागरिक हो जाता है। ये लिबरल है। इधर से किसी देश से कोई माँ बाप वहां काम करने के लिए गए और वहां उनका बच्चा हो गया, तो बच्चा होते ही वहां का वो नागरिक हो जाता है। उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक और थ्योरी है जिसमें उस देश में उसकी माँ बाप का जन्म होना जरूरी होता है। ये रेशियल थ्योरी है। हमारे देश के अंदर में ये थ्योरी लागू है, रेशियल थ्योरी। जन्म के आधार पर भी है, रेस के आधार पर भी यहाँ जो है नागरिकता मिलता है। संविधान के प्रारंभ आर्टिकल 5 में कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उस टाइम पे, जब देश का संविधान बना 1950, और ये नागरिकता तो 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 के पहले जो भारत में जन्मा था, भारत के राज्य क्षेत्र में, और जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, उनमें से, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास रहा है, भारत का नागरिक होगा। यानी उस टाइम पे जो हमारा देश 1950 से पहले 5 साल पहले अगर मामूली तौर पे भी कोई भारत में निवास है, माता पिता हो या कोई भी व्यक्ति हो,
वो भारत के नागरिक होगा, ये आर्टिकल 5 में कहा गया। अब मैं आता हूँ, जब ये नागरिकता विषय पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा में क्या-क्या, कौन-कौन क्या-क्या बोले, डिबेट में क्या-क्या बात उभर कर के आया, ये भी हम लोगों को आज के इस एपिसोड में जानना ज़रूरी है। जब नागरिकता पर डिबेट हो रहा था, तो उस समय संविधान सभा में पीएस देशमुख, इन्होंने सजेशन दिया कि आप जो नागरिकता दे रहे हैं लोगों को, ये बहुत चीप है। बिना इंक्वायरी के, बिना कुछ उनके ऊपर में बर्डन लादे आप दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उनका कहना था। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2 ही धर्म के लोगों को नागरिकता देना चाहिए, एक तो हिंदू और दूसरा सिख। बाकी लोगों को नागरिकता देना है तो उनके लिए कंडीशन रखना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन आर्टिकल 5 कहता है, जो भारत में पैदा हो गया है या भारत में उनके माँ-बाप पैदा हुए हो या जो 5 साल मामूली तौर पे निवास हो, वो व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो पीएस देशमुख जो है, इसमें अपने सजेशन में ऑब्जेक्शन था उनका कि जो सिख हैं और जो हिंदू हैं, उन्हें ही नागरिकता दिया जाए। एक तो ये। उसके बाद में जसप्रीत राय कपूर, इन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, उन लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए। वो कहा कि वो अपने लॉयल्टी खत्म कर चुके हैं, एक बार वो किक मार के भारत को चले गए हैं, ऐसे लोग जब वो भारत में वापस आ रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए। ये उनका विचार था, जसप्रीत राय कपूर साहब का। उसी को केटी शाह ने भी समर्थन किया। फिर उसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही बात को कहा जो देशमुख जी ने कहा था, पीएस देशमुख जी ने, उसको उन्होंने रिपीट किया और उनका समर्थन किया। इसके बाद में आते हैं एच.एन. कुंजरू, संविधान सभा के बड़े एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने कहा कि भाई, हम कोई चीज या किसी को बहुत सीधा दे करके भारत में नहीं बसा रहे हैं, भारत का नागरिकता नहीं दे रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान को चले गए हैं और जो इधर आ रहे हैं, उसके पीछे कारण है। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, तो बहुत से लोग डर के माहौल में थे, बहुत डरे हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, किससे बात करें। अफरा तफरी का माहौल था। कई तो ऐसे घर हैं जिनके बच्चे भारत में रह गए और माता पिता पाकिस्तान चले गए हैं। अगर ऐसे लोग आ रहे हैं भारत में, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, ये एच.एन. कुंजरू साहब जी ने कहा। फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये खड़ा हुए। इन्होंने कहा कि आप बहुत लिबरल नागरिकता बना दिए, 5 साल कोई बंधन होता है क्या? कम से कम 10 साल का जो है इसको टाइमिंग रखना चाहिए इसका। और फिर उन्होंने आसाम का बहुत चर्चा किया। देखिए, इनकी जो है कम्युनल माइंड कितना काम कर रहा था उस टाइम पे। आसाम के बारे में ये चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आसाम में बहुत सारे मुस्लिम लोग घुसपैठ कर रहे हैं और उनका मंशा ये है कि उनका आसाम की जो कल्चर है उनको खत्म करना। और वो ये कहते हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान।
ये वो कहते हैं। इसलिए जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहिए। ये वहां पर आवाज उठा था। इसके बाद में आर के सिधवा, इन्होंने मामला उठाया कि भाई हमें पारसियों को भी देना चाहिए, हिंदुओं को भी देना चाहिए, ईसाइयों को भी देना चाहिए, क्योंकि हम लिबरल संविधान बना रहे हैं। हमारा देश का संविधान कोई धर्मवादी या कट्टरवादी संविधान नहीं है, लिबरल है। इसलिए जो इस देश में जन्म के आधार पर जो पैदा हो गया जन्म से ही, ऐसे लोगों को हमको नागरिक बनाना चाहिए। फिर बीजे झुनझुनवाला, इन्होंने कहा कि जो चले गए हैं उनको पुनः आप नागरिकता दे रहे हो, तो जो उनको तो प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट राज साफ कर लिया है, और जब वो आएंगे फिर उनको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लोगों को जो है वो तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं, तो इनको नागरिकता नहीं देना चाहिए, ये विजय झुनझुनवाला ने कहा। फिर सरदार भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, बहुत लिबरल। इन्होंने कहा कि बहुत लोग इसलिए वहां चले गए हैं और बहुत लोग इसलिए वहां से आ नहीं पाए हैं क्योंकि वो बेचारे तफरा तफरी में, जो तारीख है 19 जुलाई 1948 का, उसको भूल गए थे। अफरा तफरी का माहौल था, किसी के पास में कैलेंडर नहीं। अब ऐसे लोग जब भारत आना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको जो है नागरिकता देना चाहिए। और ऑलरेडी उसके लिए एक रजिस्ट्रार बनाया गया है, और ऑलरेडी उसके लिए एक कमिटी बनाया गया है कि वो उनको चेक करेगा, और चेक करने के बाद में उसको जो है सर्टिफिकेट देगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सरदार भूपेंद्र सिंह साहब ने अपने सजेशन में संविधान सभा में नागरिकता के संबंध में कहा। फिर उसके बाद में महबूब अली बेग, इन्होंने भी कहा कि भाई लोग घबराहट में चले गए हैं, तो उनको जो है नागरिकता देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार हैं, वो वहां कहाँ रहेंगे। फिर जो महबूब अली बेग ने कहा, उनका अपोज किया आनंद संयम अयंगर, इन्होंने उसका अपोज किया कि भाई जो चले गए वो चले गए, अब उनको जो है पुनः नागरिकता देने का कोई सवाल नहीं है। इसके बाद में के संथानम, इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट अब लोगों को दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के आधार पर नागरिकता मिल रही है जो वहां से आ रहे हैं उनको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी उसका इंक्वायरी होता है। फिर उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बार बार आप लोग जो है चीप और सेकुलर शब्द को बोल रहे हैं। क्या चीप और सेकुलर, ये डिक्शनरी में आप लोगों ने देखा है क्या? इसकी कोई मीनिंग क्या होता है? अरे भाई, जो बाहर चले गए हैं वो उस समय के अफरा तफरी के माहौल से गए हैं। अगर इन लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं, तो हम तो दो परिवारों को आपस में मिला रहे हैं। ये तो धार्मिक काम है, धर्म का काम है, ये मानवता का काम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। फिर उसके बाद में महावीर त्यागी, ये माइनॉरिटी राइट के बहुत बड़े विरोधी थे। इन्होंने कहा कि भाई जो आएंगे उनको जो है हम उतना ही अधिकार देंगे जितना पाकिस्तान जो है अल्पसंख्यक को अधिकार देगा। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको भारत उतना ही अधिकार देगा जितना पाकिस्तान वहां के हिंदुओं को देगा। ये देखिए, उनका ये सोच था, उनका ये विचार था। फिर ज्यादातर जो सदस्य थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से मतलब है। हम भारत के लिए लॉ बना रहे हैं, किसी पाकिस्तान के लिए लॉ नहीं बना रहे हैं। और हमारा देश की लॉ एक लिबरल है, लोकतंत्रात्मक है। तो इस किस्म से जब ये इस पर चर्चा हुआ, डिबेट हुआ, तो फिर आर्टिकल 5 को
लिखा गया और फिर आर्टिकल 6 को, जो मैं अभी बता रहा था, आर्टिकल 6 के बारे में चर्चा चल रहा था। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार, ये आर्टिकल 6 में लिखा है। आर्टिकल 7 में यही बात को लिखा गया है। फिर आर्टिकल 8, अब इन शब्दों का बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया है कि ये पाकिस्तान से जो प्रव्रजन करके आ रहे हैं वो तो अभी आ नहीं रहे हैं, उस टाइम पे आए जब भारत का विभाजन हो रहा था। तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8 ये ज्यादा मायने का नहीं है। और आर्टिकल 11 ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता के चैप्टर में भाग 2 में आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा। यानी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको देश में रखना है, किसको देश से बाहर भगाना है, ये आर्टिकल 11 में संसद को दिया गया अधिकार, जिसके तहत संसद में जो अधिकार दिया गया उसके तहत फिर सिटीजनशिप एक्ट बना। ये पहला सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में बनाया गया और 1985-86 में फिर इसका सिटीजनशिप एक्ट का संशोधन किया गया। फिर ये 85-86 के बाद 2003 में फिर इस पर संशोधन किया गया। फिर उसके बाद में 2003 के बाद ये 2015 में फिर से जो है सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से संसद को जो है नागरिकता के अधिकार को सीमित और असीमित या सीमित रखने के लिए, और किसको नागरिक किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है, इस पर जो है आर्टिकल 11 में अधिकार दिया गया है। तो इस किस्म से नागरिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नागरिकता पर ही हो रहा है। अभी आप 2019 या 20 की बात घटना आप सब जानते होंगे। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर काफी चर्चा हुआ दिल्ली में। फिर एनआरसी नेशनल सिटीजन रजिस्टर, इस पर काफी चर्चा होने लगा था। फिर आसाम के बारे में जो लोग वहां पर डिटेंशन सेंटर में फंसे हुए हैं, तो ये जो है आर्टिकल 11 जो है उनको अधिकार देता है, इसलिए जो है संसद जो है कानून बनाते रहता है। तो इतना ही बातें रख करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत सुंदर। श्यामलाल भार्गव जी हमारे साथ बने रहे। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं राजेंद्र बंजारे जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ कि वो ड्यूटी में जाने वाले हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, भारत की नागरिकता के संदर्भ में अभी काफी विस्तार से भार्गव जी ने अपनी बातें रखी है। भारत के संविधान के संदर्भ में मुख्य बिंदु है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं, जैसा कि श्यामलाल भार्गव जी ने विस्तार से बातें रखी है। जी, वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु की फतेह। साहब सर, ये भार्गव जी ने बहुत हमको विस्तृत जानकारी दिया है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक विशेष है जो सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय मानव संसाधन का नागरिक होने की अवस्था है। आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। एक जन्मजात नागरिकता होती है
दूसरा होता है देशीकरण से नागरिकता प्राप्त होना। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा है कि इंग्लैंड में जो था उनके अनुसार से भी वहां पर भी, इंग्लैंड में भी इस तरह से है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में है। और भारतीय नागरिकता का है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भार्गव जी ने तो जानकारी दिया है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक ये प्रावधान किया गया है। और नागरिकता जो शब्द होता है ये अरस्तु के द्वारा लिया गया है। जो अरस्तु जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम अरस्तु को एक जंतु विज्ञान के बारे में बहुत ही ज्यादा उस जंतु विज्ञान का वो फादर बोल सकते हैं उसको, जिसमें शिक्षा से ही नागरिक का आज्ञा पालन करना, शासन करना सिखाता है। वो शिक्षा के 3 चरणों में बांटकर 21 वर्ष तक चलाया था वो। और वो क्रम में नागरिकता की जो गुण क्या है, विनम्र क्या है, उदार क्या है, साहसी क्या है, आत्मसाहसी क्या है, न्यायप्रिय और न्यायपालक होना चाहिए, ये अरस्तु का विचार था, जिसको हम उसी के तहत नागरिकता की बात हुई है। और पहला हमारा जो बताया गया संविधान के आरंभ में नागरिकता जो थी उसका 3 भागों में बांटा गया है। जिसका जन्म जो भारत में हुआ हो, दूसरा है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा जो है 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहता और या 5 साल से भारत के राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहता हो। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 5 कहता है। और अनुच्छेद 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, क्योंकि ये इन लोग जो हमारे देश जब बंटवारा हुई थी तब वो इन लोग जो है पाकिस्तान चले गए थे। जब वहां से आए तो एक नियम, एक परमिट दिया गया उसको कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो चले गए हैं, अगर मान लीजिए 1 साल 1947 से 19 से 1 साल पहले आ जाते हैं तो उनकी नागरिकता हमें देनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। फिर बाद में बोला कि मान लो 19 जनवरी 1948 के बाद आते हैं तो उसको एक परमिट दिया जाता है। 6 महीने तक उसको बाध्य रखा जाता है कि 6 महीने तक भारत में निवास करना पड़ेगा, तभी उसको दिया जाता है। ये हमारे अनुच्छेद 6 बताता है। अब अनुच्छेद 7 बताता है कि पाकिस्तान में गए लोगों की नागरिकता जो विभाजन के पहले है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे, वापस आ जाते हैं तो वही एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको दी जाती है। जो पिछला 5 जो है वही उसी के अनुसार से है। और ये 7वां जो है यही है, 1947 के बाद पाकिस्तान में जो आए हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। वो अगर भूले भटके चले गए थे फिर वापस आ रहे हैं तो हमें ये नागरिकता देनी चाहिए, इनका ऐसा विचार था। 8 ये बताता है कि भारत के बाहर कोई बच्चा पढ़ रहा है, रह रहा है, अब वो उसको नागरिकता किसी कारण से उसको मिल जाती है, उसके बाद में फिर वो चाहता है, उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा ये भारत में रहे और फिर से उसको नागरिकता मिले, तो उसको नागरिकता दी जाती है और भारत में रह सकता है वो। 9 ये बताता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है।
अगर कोई बच्चा अपना भारत देश की नागरिकता तो है, या कोई भी व्यक्ति वहां चला गया और उसको विदेश की नागरिकता बहुत पसंद आ गई, तो एक तरह से भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। दस ये बताता है नागरिकता का बना रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे भारत देश की संविधान के तहत जो नागरिकता जो मिली है उनको, अगर किसी प्रकार से वो गलत कार्य करता है, अन्याय कार्य करता है, तो उसको उससे नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और 11 जो है, ये अनुच्छेद 11 बताता है नागरिकता का कानून जो है ये संसद बनाती है, जिसको संसद शक्ति बोलते हैं, और ये गृह मंत्रालय के द्वारा उसको पेश किया जाता है। इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्या है विशेष बात उन पे रहती है। अभी भार्गव जी बता रहे थे कि हमारा नागरिकता अधिनियम क्या है, 1955। वैसे तो 4 बार पहले हुआ, उसके बाद संशोधन हुआ। पहला संशोधन जो हुआ 1955 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में, 1903 में, 1905 में, फिर ये 14 और 15 में भी हुआ, और 2019 में भी इनकी प्रावधान रखा गया। तो ये नागरिकता क्या है, जन्म के आधार पर हमारे देश में जन्म ले लेता है, तो बोला कि सबसे पहले ये बात हुई कि उनके पिताजी रहते हैं, पिताजी के नाम से दिया जाए। तो ये अपवाद उठा, पिताजी मालूम विदेश चले गए हैं और माताजी यहाँ रहते हैं, तो क्या उनके बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये फिर 1986 में हुआ, और 1986 में बात करके दोनों को ये नागरिकता देने का बाद में 1992 में पारित हुआ गया कि माता भी रहती है, माता पिता तो थे ही, अगर माता भी रहती तो भी 1992 में एक संशोधन करके बनाया गया कि उनको नागरिकता उनकी माता के अनुसार दे दी जानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वंश के आधार पर। ये वंश के आधार पर मिला, और ये 25 जनवरी 1950 के जन्म से पहले जो थे उनके जो आधार है माता पिता, उनके अनुसार से। और 11 एक पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से विवाह जो है, कम से कम मान लो यहाँ की लड़की से विवाह कर लेता है या कुछ कर लेता है, यहाँ के काम करना पसंद आ जाता है, तो वो उसको 7 साल का तक रहना पड़ा जिसको, तभी ये पंजीकरण एक रजिस्ट्रेशन करेगा, वो गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। और चौथा होता है देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि हमारा देश जो होता है अनेक भाषाओं, अनेक कला विज्ञान के क्षेत्र में माहिर है। अगर वो जान जाता है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है हमारे देश का, तो कम से कम उसको 10 साल रहने का प्रावधान है। जब तक वो 10 साल नहीं रहेंगे, तब तक उसे देशीकरण के अनुसार से उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। पांचवा जो होता है भूमि अर्जन। भूमि अर्जन की हमारे देश में सिक्किम जो तो हमारा देश में था ही नहीं पहले, अब वो भारत देश में 16 मई 1975 में हमारे देश के सिक्किम में, हमारे देश को सिक्किम में मिला, सिक्किम से हमारे देश में मिला दिया गया। अब सिक्किम हमारा देश का राज्य बन गया। अब वहां के नागरिकों को भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां के नागरिक को भी हमारे देश में होना चाहिए। एक भूमि तरह से एक अर्जन किया गया, तो वो उसको भी हमें मिलना चाहिए। तो ये एक और बर्खास्त किस तरह से बर्खास्त कर सकते हैं? अब हमारे देश का एक पागलपन हो गया है और कुछ हो गया है, हमारे देश के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी नागरिकता ऐसा ही खत्म कर दी जाती है। दूसरी बात है, एक और होता है वांछित झूठी जानकारी दे दिया, विदेश से आया झूठी जानकारी दे दिया, और उससे इस तरह से उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। और दूसरी बात ये होता है कि जो मान लीजिए कोई पर्यटन आया, पर्यटन के अनुसार से उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए, प्रेग्नेंट थी और यहीं बच्चा पैदा कर लिया, अब उसके बारे में डिटेल नहीं है, तो उसकी नागरिकता नहीं दे सकते। इस तरह से हमारे देश में ये नागरिकता का प्रावधान है। और वर्तमान समय डिटेल में तो भार्गव जी बहुत अच्छे जानकारी दिए हैं। इतना कर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ।
आज बहुत बहुत शुक्रिया बंजारे साहब, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आपने बहुत अच्छे विचार साझे किए हैं। मैं श्यामलाल भार्गव जी के पास फिर से जाना चाहूंगा, समय का ध्यान रखते हुए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर सारांश में और भूमिका के तौर पे इस कार्यक्रम को रखें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी ठीक है सर, ओके ओके। तो आज का जो महत्वपूर्ण परिचर्चा है, इस परिचर्चा को करने का खास मकसद है। तो मकसद क्या है? हमारे बुजुर्गों ने अथक परिश्रम, संघर्ष, दुख, तकलीफ और पीड़ा झेल करके अनेक हमारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे अधिकारों को सुरक्षित कराने के लिए, दिलवाने के लिए अपना जान तक निछावर किए हैं। इतनी दुख, पीड़ा, तकलीफ से जो हमको जो नागरिकता का अधिकार मिला है, शासन प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार मिला है, हमें मौलिक अधिकार के रूप में समता के अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मिला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला है और संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो इतना जो संघर्षों के बाद में अधिकार मिला है, इसको हमें बनाए रखना है। हमें सरकार के जो भी मूवमेंट है, जो वो करता है, उस पर बारीकी से गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना है। जब भी वो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ में कानून बनाता है, तो सजग होकर के, संगठित होकर के समाज को आवाज उठाना है। और फिर मौका है देश की जनता के पास में। किसी को परमानेंट कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है भारत के संविधान में। सत्ताधारी दल आते हैं और चले जाते हैं। 5 साल के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर कानून ठीक रहा तो कानून आगे भी चलता रहेगा, और वो कानून जनता के विरोध में है तो जनता के हाथ में शक्ति है। वो जनता उस सरकार को बदल देगा। 5 साल के बाद में चुनाव होगा, वो सरकार को बदल देगा, अपने हिसाब से, अपने इच्छाओं के हिसाब से सरकार बनाएगा और फिर वो कानून में संशोधन करेगा। तो जनता को जो है हमेशा जागरूक रहना है कि वो अपने अधिकार को देखते रहें, चेक करते रहें, सूंघते रहें उसको, कहीं वो पुराना तो नहीं हो गया, कहीं उसमें कुछ ये तो नहीं हो रहा है, चेंजेस तो नहीं कर रहा है। इसलिए ये मौलिक अधिकार दिया गया है। इसलिए जो है ये हमें नागरिकता का अधिकार में ये नागरिक बनाया गया और मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जनता के कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको भी हमें जो है अधिकार के साथ साथ फॉलो करना चाहिए। भारत के संविधान में वो 51 का में ये बातें वर्णित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी जनता को ध्यान देना चाहिए। मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि संविधान का पालन करें। पहली बात, अगर आप संविधान के पालन नहीं करेंगे तो आप दूसरे से आशा नहीं कर सकते, दुश्मन से आशा नहीं कर सकते। वो तो हमेशा कोशिश में लगा है कि संविधान को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का आदर करें। ये आर्टिकल 51 क उसमें दिया गया है। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उसका पालन करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, 51 का ड ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना
का निर्माण करें, जो कि आज भी संविधान बनने के बाद भी ये भाईचारे की भावना निर्मित नहीं हो पाया है। भाई भाई में लड़ रहा है, समाज समाज में लड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में इतनी सारी लड़ाइयां हैं, आप देखते होंगे टीवी में इतना डिबेट होता है जो कभी आपने देखा नहीं होगा। इतना जबरदस्त जो है एक दूसरे के प्रति दोषारोपण, लड़ना झगड़ना, संसद तक में लड़ाइयां हो रही है, विधानसभा में लड़ाइयां होती है, कुर्सियां छिन रही है। ये संविधान बनाने वालों ने यह नहीं सोचा था। भातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आज भी महिलाओं को संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। जो सक्सेशन एक्ट बनाया गया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार होगा संपत्ति में, लेकिन उसमें भी एक लूप लाइन डाल देते हैं, और लूप लाइन में नीचे में एक छोटे से एक लाइन में वो लिख दिया कि वसीयत करके जा सकता है, पिताजी को अधिकार है, और वसीयत करके चला गया तो उसको अधिकार ही क्या मिलेगा? महिला को, बेटी को अधिकार ही क्या मिला? तो इन सब बातों को भी देश की जनता को समझना है और सही सही नियम कानून बनवाना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्या कहता है? प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। ये तमाम संतों गुरुओं ने हमको कहा है, जीवों की रक्षा करना है, नदी, झील, नाले, है ना, प्रकृति की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखना है। ये हमारे महापुरुषों ने कहा, वो हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमें उसको निभाना चाहिए। 51 का के जा बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज धर्म के नाम से अंधविश्वास इतना फैला हुआ है, फैलाया जा रहा है, जानबूझ करके लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की तरफ से विमुख किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। अभी प्रेजेंट में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास के घटना वो दिखाई देता है। तो ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य है कि हमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर समाज को लेके जाना है कि 51 का के जा हमको जो है कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और उसके बाद में माता पिता या संरक्षक जैसे भी स्थिति में हो, अपने उस बच्चे की जिसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करना है। आर्टिकल मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A में भी शिक्षा की गारंटी का अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया, पहले तो नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमको जो नागरिकता का अधिकार मिला है, अगर हम उसको गंभीरता पूर्वक ध्यान दे करके उसको बचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो जो सत्ताधारी है वो ज्यादा दिन तक आपको नागरिकता के अधिकार नहीं देगा, तो पुनः उसी व्यवस्था में लेके चले जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में नागरिकता के विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया है और आपने मुझे समय दिया और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को कुछ बता पाया, इसके लिए और कुछ उनको जो है निवेदन कर पाया, इसके लिए मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामीलाल भार्गव जी, आपने संविधान के भाग 2 पर नागरिकता के विषय पर विस्तार से हमारे दर्शकों तक इस चैनल के माध्यम से जो खास एपिसोड हम चला रहे हैं इस पर आपने विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र बंजारे जी भी जुड़ करके हमारे इस विषय को लेकर अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। और आज की इस परिचर्चा पर हुए डिबेट को लेकर दर्शकों से चाहूंगा
कि इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपकी अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत अवश्य कराएं, ताकि हम इसमें कुछ और जानकारी आप लोगों तक ला सके। और कोई नए बुद्धिजीवी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर है उस पर आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं और हम आपको भी इस विषय में जोड़ करके आपके विचार रखने का मौका हम दे सकते हैं। ये चैनल आप सब लोगों की अपनी आवाज है और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करने की घोषणा करते हैं। जी, राष्ट्रीय बालिका दिवस में कुछ एक भार्गव जी ने थोड़ा हिंट कर दिया था, थोड़ा सा बोलूंगा सर मैं। जी जी बिल्कुल जी, मैं भूल गया था। हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस है और देश की उन तमाम माताओं को और उन बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम करते हैं। और इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे बालिका दिवस के अवसर पर। तो हम चाहेंगे ये आज हमारा, मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा रोकूंगा थोड़ा सा। हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ये लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्या के बारे में है, जो कि जागरूक करना है। ये इसके बारे में जानकारी रहेगा। और 24 जनवरी को मनाया जाता है, 2008 में दिया गया था। इतनी जानकारी देते हैं सर, आगे देखते हैं। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया सबका स्पेशल धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, सतनाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह।